हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी, उसमें हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, इतिहास विषय की तैयारी के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल को देखना चाहिए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या रहना चाहिए हमारी रणनीति का हिस्सा, किस तरह से सटीक तैयारी करके सटीक रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, कॉलेज लेक्चरर बहुत अच्छी सर्विस है। कई मायनों में ये जो स्टेट की सबसे अच्छी सर्विसेज में शुमार होता है, खास करके गर्ल्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई लिखाई का शौक है। बहुत शांति प्रिय सर्विस होती है। इसमें आपको अध्ययन अध्यापन करना होता है, पठन पाठन करना होता है। आगे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे जो है अगर आप केस स्टडीज वगैरह लेके आते हैं तो आपको फॉरेन अटैचमेंट वगैरह भी मिलते हैं। तो बहुत अच्छी पोटेंशियल वाली सर्विस मानी जाती है। जो लोग भी इसको हल्के में ले रहे हैं उनको अपने पूर्ण मनोयोग के साथ ही तैयारी करनी चाहिए। 4 से 4.5 महीने की तैयारी में आप इसमें निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को सफल होते देखा है और मैं लंबे समय से इतिहास विषय के बारे में मार्गदर्शन देता रहा हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत से लोगों ने कम्युनिकेट किया। शुरू में मेरा मन नहीं था इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने का, लेकिन अब मैं इतने रिक्वेस्ट को जो है दरकिनार नहीं कर सकता था। तो जो मैं समझ पाया हूँ, मैं भी जेआरएफ और स्लेट और नेट किया हुआ हूँ मेरी सर्विस लगने से पहले इतिहास में, लेकिन वैकेंसी नहीं आई और उधर मेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यूपीएससी में। तो इसी की बात करेंगे कि किस तरह से आप कम से कम समय में क्या क्या चीजें पढ़िए। 3 पेपर इसके होंगे, जिसमें 2 पेपर आपके हिस्ट्री विषय के होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 75 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्ट में बटा हुआ है, यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। यूनिट ए के अंदर प्राचीन भारत है, यूनिट बी के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यूनिट सी के अंदर इतिहास में अनुसंधान यानी रिसर्च पर है। सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। आपको पीडीएफ में मेरे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं नीचे दे देता हूँ मेरे इस वीडियो लेक्चर के नीचे, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, इस सिलेबस को आपको हाथ से लिखना है और पूरा सब लिखने के बाद में आपको जहां पढ़ते हो वहां उसको चिपका के रखना है। आपको सिलेबस से इधर उधर बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है, पहली बात। अब रही बात एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में इतिहास के स्रोतों से प्रारंभ होता है और लास्ट में पूर्व मध्यकालीन तक के टॉपिक्स आपके इसमें दिए हुए हैं, तो आपको ये अलग अलग सोर्सेस से पढ़ना है। प्राचीन भारत की बहुत सी किताबें प्रचलन में हैं, जैसे कि केसी श्रीवास्तव की किताब आती है जो करीबन 1000 पेज की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा झा एंड श्रीमाली की किताब आती है प्राचीन भारत की हिंदी माध्यम कार्यान्वयन से। इसके अलावा डी.एन. झा की किताब आती है प्राचीन भारत की रूपरेखा। आर.एस. शर्मा की बुक आती है, वी.डी. महाजन की बुक आती है, भारतीय विद्या भवन की पब्लिकेशंस आते हैं, सेल्फ स्टडी जो है उसकी सीरीज भी आती है। इसके अलावा टीच योर सेल्फ की किताबें आती है, बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी। अब अगर आप और भी न जाने कितने, आर.सी. मजूमदार की बुक किताबें मिल जाएंगी आपको, बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उस रिसोर्स मटेरियल में हाथ डालना चाहिए जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तैयारी करने का सिलसिला क्या होना चाहिए, पहले आप सिलेबस का टॉपिक लीजिए, उसके बारे में जितना भी टेक्स्ट आपको मिलता है वो टेक्स्ट पढ़िए और उसके बाद में उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में आपको पेपर सेट करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टेक्स्ट आपने पढ़ा उसमें से आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। अभी वर्तमान में प्राचीन भारत की जो किताब बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसमें नेट यूजीसी में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन किताब जो चल रही है वो उपेंद्र सिंह की है, प्राचीन भारत के इतिहास की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें पूर्व मध्यकालीन तक का इतिहास दिया हुआ, बेहतरीन किताब है। हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा वीक जरूर है पढ़ने में, जिन लोगों ने नए रूप से तैयारी की। अब चूंकि आपने नेट, जेआरएफ इत्यादि करा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतिहास का जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है, प्राथमिक नॉलेज है, वो है, ये एक्सपेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूं। तो उपेंद्र सिंह की किताब मस्ट है, वो आप किताब जरूर आपको पढ़नी है। उपेंद्र सिंह की किताब के अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकते हैं, बाकी किताबें आप साइड में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जो आपको पीडीएफ में जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज जो आपको समझने की, बहुत सी गाइड्स भी अवेलेबल हैं। बहुत से ऐसे लोगों ने भी किताबें लिखी हैं जिन्होंने 4 या 5 साल पहले इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया और किताबें लिख डाली है। तो देखिए, ऐसे किताबों को तो अवॉइड करना बेटर रहेगा। मैंने वैसे किताबें नहीं पढ़ी, हो सकता है अच्छी भी लिखी हो, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है
कि किताबों को, जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप पूरी पढ़ पाओ, 2 या 3 बार रिवाइज कर पाओ तो भी बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी किताब है। उपिंदर सिंह की किताब भी साइज में बड़ी है, फोटोज वगैरह है उसके अंदर। केसी श्रीवास्तव बहुत बड़ी किताब है। उस किताब को पढ़ने में अगर आप सुबह से शाम तक लगते हो तो 10 से 15 दिन लगेंगे पूरी किताब को पढ़ने में, प्रोवाइडेड आप दिन में 90 से 100 पेज पढ़ते हो। तो कितना मनोयोग से आपको पढ़ना होगा इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक किताब पढ़ने में अगर आपको 15 दिन लगते हैं तो पहले रिवीजन में आपको 5 दिन लगेंगे, सेकंड रिवीजन में आपको 2 दिन लगेंगे, थर्ड रिवीजन में आप 1 दिन में कर लोगे, और आगे की जो रिवीजन है 1 दिन में आप एक बार रिवीजन कर लोगे। तो कम से कम 10 से 15 बार जब आपका रिवीजन होगा तब वो किताब आपके अंदर जो समझ आएगी। आप ये मत सोचिए कि एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से किताब में सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। किस दृष्टिकोण से पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। किताबों में जो चीजें दे रखी है वो बिल्कुल वस्तुगत तरीके से दे रखी है, उसमें कैसे आपको विषय निष्ठ होकर चीजों को निकालना है, सब्जेक्टिवली आपको एक्सट्रैक्ट करना, वो सारा जो है अनाड़ी और खिलाड़ी का फर्क है। इसके अलावा गाइड्स भी अवेलेबल है। किरण की गाइड आती है, उसी को जो है देखकर बनाएगी किताब। एक आर्या पब्लिकेशन की चलती किताबें अच्छी है, लेकिन वो किताबें आपको तब तक डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक आप इतिहास के पन्नों से नहीं गुजरेंगे। उनको पचाना, जो फैक्ट्स उन किताबों में गाइड्स में दिए हैं जो मैंने आपको पहले उल्लेखित किए हैं, उनको पचाना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है पहले आप किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए, लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो एक बार उन किताबों से गो थ्रू हो सकते हैं, अगर आपको समय परमिट करे, लेकिन इसकी संभावना कम है। अब कुछ टॉपिक्स जो है आपको और किताबों से भी देखने पड़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो है पूरे डिटेल में नहीं दिए हुए होते हैं हर किताब के अंदर, लेकिन कमोबेश उपिंदर सिंह की किताब और केसी श्रीवास्तव की किताब एक दूसरे की सप्लीमेंट्री है। चाहे वो इतिहास के स्रोत हो, चाहे वो पूरा ऐतिहासिक काल का हो, प्रागैतिहासिक काल का पीरियड हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, बौद्ध काल हो, मौर्य काल हो, ये सारे जो है पीरियड अलग अलग दे रखे हैं। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड भी किताबें बहुत प्रचलित में रही हैं। जैसे प्राग इतिहास स्रोतों के बारे में पढ़ा जाए तो स्रोतों केसी श्रीवास्तव में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। फिर अगर आप बात करो सिंधु घाटी सभ्यता की तो थापलियाल की बुक इसके ऊपर आती है। तो वो किताब अगर कोई आपको रेकमेंड करे तो कृपया किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि उसकी वो किताब लिखने के 40 साल बाद में बहुत सी नई खोजें हो चुकी है, वो उपिंदर सिंह की किताब में दी हुई है, वो आपको किसी श्रीवास्तव किताब में नहीं मिलेंगी। तीसरी जो बात आपको समझ में, जैसे स्रोतों की बात है, तो स्रोतों से संबंधित की बातें जो है आपको किसी श्रीवास्तव किताब में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन अब ओरल हिस्ट्री जैसी नई नई बातें निकल के सामने आ रही है, तो वैसे में जरूरी है कि आप उपिंदर सिंह की किताब है जो काफी अपडेटेड है, उसमें नई नई जो प्रवृत्तियां इतिहास की, जो नई नई टेंडेंसीज है हिस्टोरियोग्राफी की, वो भी उस समय दर्ज की गई। तो इसलिए वो किताब मस्ट है। पढ़ने में थोड़ी सी आपको हो सकता है बोरिंग लगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड के भी काफी नए डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन उपिंदर सिंह ने उसको मोटे रूप में कवर किया है कि प्राग इतिहास में खास करके पैलियोलिथिक एरा में, मेसोलिथिक एरा में, नियोलिथिक में, कैल्कोलिथिक में, इन सब में क्या क्या मनुष्य ने क्या क्या डेवलपमेंट किया, उसमें बाद में समय मिलेगा तो एक एक टॉपिक पर एक एक बात करेंगे। मौर्य काल के ऊपर, मौर्य काल या मौर्य राज्य का पतन, अशोक के धम पर रोमिला थापर की अलग सी किताब आती है, लेकिन अब वो किताब आप अकेली किताब पढ़ने बैठ जाओगे तो बाकी किताबें आप जो है पिछड़ जाओगे। तो एक एक टॉपिक पर एक एक किताब पढ़ने के बजाय अच्छा है कि ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़िए। देखिए एक बात हमेशा समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है आपका 100 में से 100 क्वेश्चन लाने का, 100 या 75 में से 75 क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है। वो होता है कि आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जानबूझ के छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा सको। बहुत बड़े सिलेबस में बहुत कम ऐसे टॉपिक है जिनमें बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन पे पहले आप कब्जा कीजिए। परेटो का सिद्धांत है 2080 का, कचरा जो है उसमें मत पढ़िए। पुराने कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो बहुत टिपिकल है, 5 क्वेश्चन, उनको छोड़ दीजिए। आप सोचिए अगर आप 75 में से 70 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपके सिलेक्शन को क्या कोई रोक सकता है? इवन 60 तक के क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं एक पेपर के अंदर तो भी आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो उन क्वेश्चंस को आपको जानबूझ के छोड़ना है। तो मेरी सलाह है कि आप इसी तरह से इस तरतीब से पढ़ाई कीजिए। अब आ जाइए पार्ट 2 में। पार्ट 2 या पार्ट बी या यूनिट बी है, वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की है। मध्यकालीन भारत का इतिहास अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से स्टार्ट किया है। कुछ लोगों ने 1206 से किया है, कुछ ने 1191-92 से किया है, कुछ ने 750 से किया है, कुछ ने 1000 ईस्वी से किया है। सबका अलग अलग अपना अपना आकलन है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है, पुरानी किताबें, वो 750 से मानती है। वो पूर्व मध्यकाल को यानी 750 से लेके 1200 का जो पीरियड है इसको भी मध्यकाल में मानती है। तब सामंतवाद प्रारंभ हो चुका था, नई प्रवृत्तियां, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक नई प्रवृत्तियां आ गई थी। लेकिन आपको जो मैं आपको बता चुका, आपका सिलेबस जैसे बंटा उसी तरह से आपको करना है। मध्यकालीन भारत की बहुत सी किताबें प्रचलन में हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन की एस.सी. वर्मा की किताबें आती है 2 खंड में। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। बेहतरीन किताब जो आती है इसके ऊपर आती है सतीश चंद्रा की सल्तनत
के इतिहास पर और मुगल काल, दो पार्ट में बटा हुआ मध्यकालीन भारत। तो दोनों की किताबें आप ले सकते हो। दोनों का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो पुरानी एनसीईआरटी आपको सतीश चंद्रा की मिल जाएगी, वो ले सकते हैं। इसके अलावा इम्तियाज अहमद की किताब है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब है, इरफान हबीब की किताबों की पूरी सीरीज आती है, हबीब निजामी की किताबों की पूरी सीरीज आती है, आरसी त्रिपाठी की किताबें आती है। बहुत सी किताबें अवेलेबल है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। एक एक चीज के ऊपर अलग अलग लोगों ने अपना अपना शोध किया हुआ है। जैसे हबीबुल्लाह इत्यादि ने तुर्कों के ऊपर किया हुआ है, अर्ली तुर्क्स के ऊपर किया हुआ है, के एस लाल ने खलजियों के ऊपर किया हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजों पर मास्टरी की हुई है। और मध्यकाल का जो सेकंड पार्ट है, जो मुगल इतिहास में भी लोगों ने अलग अलग किताबों ने अलग अलग थ्योरीज के ऊपर अपना काम किया है, चाहे वो अतहर अली हो, चाहे वो कोई और भी हिस्टोरियंस हो, तो या शिरीन मुस्वी इत्यादि हो। तो उस पर हमें नहीं जाना है, हमें बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं बनना है। पेपर सॉल्व करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, इतिहास मर्मज्ञ पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि इतिहास मर्मज्ञ हम है नहीं। हमें जो चीजें प्रस्तुत की जा रही है वो उसका हम रट्टा मार रहे हैं और उसी हिसाब से जो है हम अपने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो कौन सी किताबें आपको इसमें पढ़नी है? दो किताबें। पहले सतीश चंद्रा की किताब जो है सल्तनत का इतिहास, वो आप जरूर पढ़िएगा। और पहले पार्ट को कवर करने के लिए अगर आपको समय मिले तो एससी वर्मा की किताबें आप पढ़ सकते हो। दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, दोनों किताबें एक दूसरे की पूरक भी मानी जा सकती है। उसके बाद में आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात मुगल काल है, मुगल काल पर एससी वर्मा की किताब आपको कतई नहीं पढ़नी है। करीबन 700 पेज की बुक है, वो किताब में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, बहुत ही टफ दे रखा है। इवन मुगलों की जो कृषि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उस पर 100 पेज लिखे हुए हैं। तो वहां पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट दी हुई, आप भटक जाओगे उसमें, समय आपके पास वैसे भी नहीं है। तो आपको सतीश चंद्रा का ही सेकंड पार्ट पढ़ना है, मुगल कालीन भारत का इतिहास, वो उसमें अच्छा दे रखा है। दोनों का कंपाइलेशन अगर आपको पढ़ना है तो इम्तियाज अहमद की किताब आप पढ़िएगा, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बस इसके अलावा आपको और कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी किताबों को आप साइड में रख दीजिए। ये किताबें आप कम से कम 8-10 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपकी तैयारी खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएगी। तीसरा पार्ट, इस पेपर का जो तीसरा पार्ट है इतिहास में अनुसंधान के ऊपर है। इतिहास क्या है, इतिहास में कार्य कारण का संबंध क्या है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, सामान्यीकरण क्या होता है, इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, निष्पक्षता क्या होती है। इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां होती है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बातें की गई है। अब इस पर बहुत सी किताबें आती है, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपको स्क्रीन पर जो बुकलेट की फोटो नजर आ रहे हैं, इग्नू की एमए की हिस्ट्री की जो बुकलेट है MS13 की, उसमें आपको 3 बुकलेट्स पढ़नी है। उसमें आपका काफी पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक किताबें इंग्लिश में मिल जाएंगी, हिंदी में मिल जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनका PDF आपको लिंक में दे दूं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूं। जो लोग हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये भी सोच रहा है कि मैं टेलीग्राम पर इसका एक अलग से चैनल बनवा रहा हूं, जिससे अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप घर बैठे मेरे से पूछ सकते हैं। कोरोना का पीरियड है, सरकार का आप साथ दीजिए, घर में बैठे रहिए। कोरोना पर अभी भी विजय पानी शेष है। आज भी बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया कोरोना का, जो कि बहुत ज्यादा घातक है, उसकी फैलने की दर है बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए सरकार ने उनके साथ कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद कर दिया। तो आप मौके की नजाकत समझिए, कम से कम घर से बाहर जाइए। आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, इससे आप सरकार का साथ दे रहे हैं, ये भी देशभक्ति से कम नहीं है। तो तीनों जो पार्ट है मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो है मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा, जो नया चैनल होगा उस पर भी करवा दूंगा। आप अपनी जो मोटिवेशन का जो लेवल है, अपने इंस्पिरेशन का लेवल है, उसको बिल्कुल भी कम मत होने देना। तो फर्स्ट पेपर के लिए इतना बहुत है, अगले पेपर की बात करेंगे। थैंक यू।